बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अच्छी खबर, संविदा पर तैनात नर्स का वेतन बढ़ा, जानिए अब कितना मिलेगा। लोहिया संस्थान में करीब 2000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 250 नर्सिंग कर्मचारी हैं। इनका वेतन लगभग 10 वर्ष से नहीं बढ़ा था। कर्मचारी संगठन लगातार पिछले कई वर्षों से वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे, जिस पर जून में शासन ने आदेश जारी किया। इस क्रम में संस्थान प्रशासन ने शासी निकाय की बैठक कर केवल नर्सिंग कर्मचारियों का वेतन 16,500 रुपए से बढ़ाकर 18,150 रुपए कर दिया। ये बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2022 से लागू होगा। आसान होगा सफर, 212 रूट्स पर बसों में मोबाइल से सीट बुकिंग शुरू। परिवहन निगम की एसी बसों में सीट बुकिंग करना अब आसान होगा। यात्री घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन सीट्स की बुकिंग कर सकते हैं। परिवहन निगम ने यूपीएसआरटीसी ऑनलाइन ऐप नाम से मोबाइल ऐप का प्रयोग सफल हो गया है। यात्री गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके लखनऊ समेत यूपी के 212 रूट्स पर संचालित होने वाली 774 बसेस में ऑनलाइन सीट्स की बुकिंग कर सकते हैं। प्रधान प्रबंधक IT अनग मिश्र बताते हैं कि ऐप का ट्रायल पूरा हो चुका है। ये सुविधा रोडवेज की लग्जरी सेवाओं के लिए शुरू कर दी गई है। युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देंगे योगी, विभागों से मांगा खाली पदों का ब्यौरा। योगी आदित्यनाथ अपनी दूसरी पारी में युवाओं को जल्द ही सरकारी नौकरी का तोहफा देने वाले हैं। अपनी दूसरी पारी की शुरुआत में ही उन्होंने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलाने को लेकर कमर कस ली। उन्होंने अधिकारियों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा। अधिकारियों ने नई भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि किस किस विभाग में कितने पदों पर आवेदन मांगे गए। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी विभाग के अध्यक्ष रोजगार के मुद्दे को प्राथमिकता से लेते हुए कार्रवाई करें। भर्तियां पारदर्शी तरीके से की जाएंगी। साल भर में नहीं बनवाया DL तो होगी ये बड़ी कार्रवाई। वाहन चालकों को अब सतर्क रहना होगा, नहीं तो जेब खाली हो सकती है। यदि ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया साल भर के अंदर पूरी नहीं हुई तो आवेदकों को जुर्माने के तौर पर फीस जब्त हो जाएगी। अपर परिवहन आयुक्त ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे में अब अगले हफ्ते से ऐसे आवेदकों की सूची बनाने का भी काम शुरू हो जाएगा। दरअसल परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर बड़ी संख्या में DL आवेदन लंबित देखे जा रहे हैं। हजारों आवेदक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फीस जमा कर चुके हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर DL बनवाने RTO दफ्तर नहीं पहुंच रहे। JEE मेन के बाद कराना होगा अलग अलग पंजीकरण, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन। प्रदेश के दोनों प्राविधिक विश्वविद्यालयों एवं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी राजकीय व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बार भी JEE मेन के जरिए प्रवेश लिया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद प्रवेशार्थियों को तीनों विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर अलग अलग पंजीकरण कराना होगा। पहले चरण के JEE मेन 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 मार्च तक चल रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध सभी राजकीय व निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में BTech पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पिछले वर्ष से JEE मेन के माध्यम से प्रवेश लिया जा रहा है। गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा शुरू, योगी ने कहा प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को डिजिटल माध्यम से गोरखपुर से वाराणसी के लिए हवाई सेवा की नई उड़ान की शुरुआत की। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार गोरखपुर से वाराणसी के लिए पहली बार हवाई सेवा की शुरुआत के लिए गोरखपुर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से डिजिटल माध्यम से जुड़े, जबकि सिंधिया ग्वालियर से समारोह में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। यह हवाई सेवा उड़ान योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई। KGMU OPD में ऑनलाइन पंजीकरण बना मुसीबत, हजारों मरीजों के इलाज पर संकट। कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 30 से कम सक्रिय मरीज बचे हैं। इसके बावजूद KGMU में कोविड को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत OPD मरीजों को झेलनी पड़ रही है। ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर ही OPD में मरीज देखे जा रहे हैं। मौके पर पंजीकरण की सुविधा पूरी तरह से नहीं खोली गई। इसका खामियाजा गरीब व दूर दराज से आने वाले मरीज भुगत रहे हैं। सामान्य दिनों में KGMU की OPD में रोजाना 8 से 10 हजार मरीज आते थे। कोविड के बाद मौके पर पंजीकरण बंद कर दिया गया। 3 माह बाद जेल में मुलाकात की पाबंदी हटी, नियमों का करना होगा पालन। 3 माह बाद जिला कारागार में मुलाकात करने पहुंचे अपनों को देखकर बंदी भावुक हो गए। उनकी आंखें भर आईं। कई बंदी जोर जोर से बिलखने लगे। मुलाकात घर में मौजूद बंदियों की पत्नी, बेटा, पति, पिता व भाई भी आंसू नहीं रोक पाए। घर वालों ने इन्हें जल्द जमानत कराकर रिहाई की दिलासा दिलाया। तब जाकर बंदियों ने राहत की सांस ली। रविवार को 180 बंदियों के परिजनों ने मुलाकात की। जनवरी में प्रदेश में ओमिक्रॉन के मामले आने पर शासन ने जेलों में बंदियों की मुलाकात पर पाबंदी लगा दी थी। तब से बंदी घर वालों से मिल नहीं पा रही। 23 मार्च को शासन द्वारा मुलाकात की पाबंदी हटाने के आदेश के अगले दिन जेल प्रशासन ने मुलाकात शुरू कर दी। 2 अप्रैल तक लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी निरस्त, कई बदले रूट से।
लखनऊ मंडल के अमेठी मिसरौली अंतु स्टेशन पर रेलवे लाइन दोहरीकरण के चलते नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इस दौरान लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी 2 अप्रैल तक निरस्त रहेगी। इस बीच जनता एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन बदले रेलखंड से चलेंगी। ट्रेन नंबर 14203 व 14204 वाराणसी लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस 2 अप्रैल तक रद्द रहेगी। ट्रेन नंबर 14219 व 14220 वाराणसी लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस वाया अमेठी आज 28 मार्च से 2 अप्रैल तक रद्द रहेगी। यूपी का निर्यात 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा छूने के करीब 31% इजाफा। कोरोना के बाद सुधरे हालात में राज्य का निर्यात ग्राफ तेजी से आगे की तरफ भागने लगा है। वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के निर्यात का आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपए पार कर जाने की प्रबल संभावना है। बीते जनवरी तक के आंकड़ों में ही 31% निर्यात वृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश से 1,25,903.76 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का निर्यात हो चुका है। एमएसएमई व निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के जनवरी तक के निर्यात के आंकड़े ये बताते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्यातकों को दी जा रही सुविधाएं व सहायता के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। लखनऊ में बनेगा नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। लखनऊ में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए करीब 6000 एकड़ जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। ये भूमि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर आसानी से उपलब्ध होगी। नए लखनऊ एयरपोर्ट बनाने के लिए 11,520 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नए एयरपोर्ट की जरूरत के प्रस्ताव के साथ विजन डॉक्यूमेंट के रूप में बने सिटी डेवलपमेंट प्लान को भी अनुमोदन के लिए शासन के पास भेज दिया है। उम्मीद है कि शासन लखनऊ शहर के विकास की जरूरत को देखते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दे। यूपीपीएससी सीधी भर्ती के पदों के लिए इंटरव्यू 4 अप्रैल से शुरू। यूपीपीएससी सीधी भर्ती के लिए आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है। 4 अप्रैल से भर्ती का इंटरव्यू शुरू हो रहा है। भर्ती में शामिल होने वाले प्रतियोगी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी ले सकेंगे। आयोग के उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव के अनुसार चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में कीट विज्ञान सहायक के पद के लिए 4 अप्रैल और सहायक आचार्य फिजिसिस्ट के पद के लिए 7 अप्रैल को साक्षात्कार होगा। इंटरव्यू 4 से 8 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू में आधार पर होगा। निजी मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप राशि दें। एनएमसी ने कहा सरकारी कॉलेजेस की तरह भुगतान करना होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अपने नए निर्देशों में कहा कि निजी कॉलेजेस में इंटर्नशिप करने वाले मेडिकल छात्रों को इस दौरान मिलने वाली राशि का पूरा भुगतान करना होगा। ये राशि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दी जाने वाली राशि के अनुरूप होगी। अभी तक इस बाबत कोई स्पष्ट नियम नहीं होने से निजी मेडिकल कॉलेजेस में इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को भुगतान नहीं होता था, जबकि सरकारी कॉलेजेस के छात्रों को इंटर्नशिप के दौरान भुगतान किया जाता है। अगले सत्र से नया आदेश लागू होने के बाद अभी कोई भी छात्र अस्पताल में कहीं भी इंटर्नशिप करे तो उसे इस दौरान राशि मिलेगी। यूपी विधान परिषद की 36 नहीं अब सिर्फ 27 सीटों पर 9 अप्रैल को होगी वोटिंग। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के 27 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। वैसे तो चुनाव स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद 36 सीटों पर होना था, पर 36 सीटों में से 9 सीट्स पर भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए, जिस वजह से अब सिर्फ 27 सीट पर ही मतदान होंगे। एमएलसी चुनाव के लिए पुलिस सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर रही है। जिलों को रेंज व जोन स्तर से फोर्स उपलब्ध कराई जाएगी। योगी के शपथ ग्रहण के दौरान यातायात व्यवस्था में गड़बड़ी की जांच शुरू। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लखनऊ में यातायात को प्रबंधन की जांच शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह को ट्रैफिक जाम के कारण कुछ दूरी तक पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा और इसी वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 मिनट देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण बीजेपी नेता उमा भारती समारोह में शामिल नहीं हुई। डीजीपी ने लखनऊ पुलिस आयुक्त डी के ठाकुर ने पर्याप्त तैयारियों के बावजूद इसको प्रबंधन का कारण जाना। अब आजमगढ़ में सपा को झटका देंगी मायावती। गुड्डू जमाली को बनाया कैंडिडेट। अखिलेश यादव ने खाली की है सीट। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीट्स में से महज 1 पर जीत हासिल करने वाली बसपा अब एक्शन मोड में आती दिख रही है। रविवार को पार्टी की चीफ मायावती ने लखनऊ में हार को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में प्रदेश के सभी नेता मौजूद थे और मायावती ने अहम फैसला लेते हुए सभी कमेटीज को भंग कर दिया। इसके अलावा आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का भी ऐलान कर दिया। बसपा की ओर से गुड्डू जमाली को उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को छोड़कर बसपा में शामिल हुए हैं। राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, भाजपाइयों पर जताया शक।
देश में लंबे समय से किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से लड़ाई लड़ने वाले किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत कृषि कानून के विरोध को लेकर बेबाक और बहादुरी से आंदोलन में डटे रहने के बाद एक बड़े किसान नेता के रूप में उभरे हैं। लेकिन राकेश टिकैत को एक अनजान कॉल का डर सताने लगा, जिसे लेकर चौधरी राकेश टिकैत बेहद खौफजदा नजर आ रहे हैं। अनजानी कॉल की धमकी के बाद चौधरी राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर पुलिस में अनजान नंबर से कॉल पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही टिकैत ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी शक जाहिर किया। आज 28 और 29 मार्च को पूरे देश में हड़ताल, बैंकों का कामकाज होगा प्रभावित, एटीएम में कैश की हो सकती है किल्लत। अगर आपको आज सोमवार और मंगलवार बैंक संबंधित कोई काम है और आप ब्रांच जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल आज 28 और 29 मार्च को बैंकों में हड़ताल के चलते कामकाज बंद रहेंगे। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि बैंक यूनियन की तरफ से किए जाने वाले हड़ताल की वजह से 28 मार्च और 29 मार्च को बैंक कामकाज प्रभावित रहेगा, साथ ही एटीएम सर्विस भी प्रभावित हो सकती है। बता दें कि यह हड़ताल प्राइवेटाइजेशन के विरोध में की जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक का कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। नई शिक्षा नीति के तहत दाखिले की उम्र सीमा 6 साल किया केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 5 से बढ़ाकर 6 साल किए जाने के अपने फैसले को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उच्च न्यायालय में सही ठहराया। केवीएस ने न्यायालय में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल करने का फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा के अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुरूप किया है। जस्टिस रेखा पल्ली के समक्ष दाखिल हलफनामे में केवीएस ने कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर पर बड़ा अपडेट, इस दिन खाते में आएंगे 2 लाख रुपए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। 18 महीने से लटके पैसे का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। डीए एरियर को लेकर सरकार ने पहले कहा था कि फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा, लेकिन अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारियों को नए वित्तीय वर्ष से पहले बकाया डीए एरियर मिल सकता है। आपको बता दें कि इसके तहत कर्मचारियों को 2.18 लाख तक का फायदा होने वाला है। दरअसल 18 महीने का डीए एरियर को अभी फिलहाल एजेंडे में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही इस पर फैसला आ सकता है। 66 एयरलाइंस, 40 से ज्यादा देश, कल से दुनिया के लिए खुल गया भारत का आसमान। 40 देशों से 6 भारतीय और 60 विदेशी एयरलाइंस की उड़ानें रविवार 27 मार्च से शुरू हो गई। फिलहाल जिन देशों से एयरलाइन सेवाओं को मंजूरी दी गई उनमें चीन का नाम नहीं है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आसमान को विदेशी उड़ानों के लिए खोला गया। कोरोना नियमों का पालन जारी रहेगा। क्रू मेंबर्स को अब पीपीई किट नहीं पहननी होगी, लेकिन विमान के अंदर और एयरपोर्ट पर मास्क पहनना जरूरी होगा। अभी हर सप्ताह 3249 उड़ानें भरी जाएंगी। बबल सिस्टम के तहत उड़ानों का किराया खासा बढ़ गया था। सामान्य अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने पर किराया कम होगा। सरसों तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट, पहले से आधे हुए दाम। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को आज 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसका असर दुनिया भर के देशों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत में सोने चांदी से लेकर कच्चे तेल और पेट्रोल डीजल के दाम में भी भारी उछाल देखने को मिला, जिसके कारण आम आदमी को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी की जेब का बजट ढीला होता नजर आ रहा है। इसी बीच अगर आप सरसों तेल खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। सरसों तेल के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है। अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम में भारी उछाल देखने को मिला था। यूजीसी ने किए नए अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज की घोषणा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिकल और सर्जरी, स्पोर्ट्स तक विभिन्न विषयों पर नए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज की लिस्ट की घोषणा की। यूजीसी ने बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मास्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ सोवा, रिक्पा, मेडिसिन एंड सर्जरी पर नए डिग्री कोर्स की घोषणा की है। यूजीसी के अनुसार कोई भी डिग्री जिसका उल्लेख नोटिफिकेशन और उसके बाद के संशोधन में नहीं है, उसे गैर मान्यता प्राप्त माना जाएगा। पैसे से जुड़े आज काम 31 मार्च से पहले निपटा लें, वरना होगा नुकसान। मार्च 2022 की खत्म होने के साथ ही पैसे से संबंधित बहुत सारे काम की लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी। लिहाजा 31 मार्च से पहले ये सारे काम आपको निपटा लेने हैं, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। पैन आधार लिंकिंग, संशोधित या विलंबित आईटीआर फाइलिंग, बैंक खाता, केवाईसी अपडेट, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े तमाम ऐसे काम हैं जो 31 मार्च 2022 को या उससे पहले पूरे करने हैं। साल 2021-22 के लिए विलंबित आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा 31 मार्च 2022 है। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अक्षर पटेल ने पलटा मैच।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन के दूसरा मुकाबला रविवार को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि यह मैच मुंबई इंडियंस आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अक्षर पटेल और ललित यादव ने मैच का पासा पलट दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 177 रन बनाए। मुंबई के लिए ईशान किशन ने 81 रन की पारी खेली। इस तरह दिल्ली के सामने जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य था, जिसे दिल्ली की टीम ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।